डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार द्विवेदी पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ाना प्रारंभ किया था। उस पाचन तंत्र में हम लोगों ने बक्कल कैविटी का जिक्र किया था। बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा का जिक्र किया था। बक्कल कैविटी के अंतर्गत हमने लिप्स और टंग का जिक्र पूरा कर लिया था। इसके आगे ही आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज आपको टीथ की जानकारी देंगे। दांतों के बारे में हमें जानकारी देना था, क्योंकि आपको बताया गया था मुख में 3 पार्ट बताए गए थे, उसी के अंतर्गत टीथ है। तो हम लोग आज टीथ को देखेंगे। टीथ, दांत। देखो, अगर हम लोग दांतों की बात करें तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगर इसके हम स्टडी की बात करें तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और दांतों की जो क्योर करता है, इलाज करता है, उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। क्योर करने वाले को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहा जाता है। अब दांतों की बात करें तो दांतों में देखो, अगर हम देखें तो इसमें कैल्शियम और फास्फेट की लगभग 98% मात्रा होती है। दांतों में कैल्शियम प्लस फास्फेट की जो मात्रा होती है वो 98% होती है। या फिर कभी कभार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है कि हमारे दांत किसके बने होते हैं, जिसमें आपको ये ऑप्शन न देकर जो है डेंटाइन ऑप्शन दिया जाता है। अगर डेंटाइन देता है तो आप डेंटाइन को क्लिक कर लेंगे, ठीक है, डेंटाइन के बने होते हैं। इसके बाद दांतों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो उसमें भी देखो ये कई प्रकार के दांत हो जाते हैं। जैसे हेटेरोडोंट हो जाता है, डाइफोडोंट हो जाता है, और जो आपके थीकोडोंट हो जाते हैं, विषमगर्ती दांत, द्विबार दंती दांत, और आपके जो हो जाते हैं थीको मतलब गर्त दंती दांत। जो आपके विषम दंती दांत होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। हेटेरोडोंट जिसे कहा गया और डाइफोडोंट जिसे कहा गया, वो आपके द्विबार दंती मतलब एक बार टूटकर दोबारा निकलने वाले दांत होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है गर्त दंती, थीकोडोंट जिसे कहा जाता है। तो ये गर्त दंती जो मसूड़ों में धंसे हुए दांत होते हैं उन्हें कहा जाता है गर्त दंती दांत। तो हम लोग बात करेंगे विषम दंती दांतों की। जो हमारे दांत हैं हेटेरोडोंट टीथ हैं, ठीक है, विषम दंती टीथ हैं। तो उसके अंतर्गत अगर हम लोग दांतों की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? विषम दंती दांतों के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम अगर कहें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पाए जाते हैं 4 प्रकार के दांत हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? पहला आपका इंसीजर हो जाता है। इंसीजर जिसे आप लोग कृंतक कहते हो। क्या कहते हैं? कृंतक। दूसरा आपका रदनक आ जाता है, कैनाइन, रदनक जिसे कहा जाता है। तीसरा आपका प्रीमोलर आ जाता है, प्रीमोलर जिसे आप अग्रचवर्णक कहते हो। इसके आगे चौथा जो है मोलर, मोलर टीथ, चवर्णक। इस प्रकार आपके पास 4 प्रकार के दांत हो जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के टीथ हो जाते हैं। अब भाई 4 प्रकार के टीथ हो जाते हैं, इनमें जैसे आपने देखा होगा ये इंसीजर जो हैं, कृंतक टीथ हैं, ये कौन सा काम करते हैं? ये कृंतक टीथ काटने का काम करते हैं। काटने का काम करते हैं मीन्स जैसे आप मान लीजिए गाजर आपको खाना है ना, तो गाजर आप खाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे सामने के टीथ से काट लेते हैं, है ना। जब सामने के टीथ से काटते हैं तो वही आपके कृंतक हैं, जो काटने वाले दांत हैं वो कृंतक हैं। इनका जो फंक्शन क्या है, काटना, बाइट, काटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। इंसीजर जो है काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग रदनक की बात करें तो रदनक आपके चिड़ने फाड़ने का काम किया करते हैं। किसका काम करते हैं? चिड़ने फाड़ने का। भाई आपने देखा होगा आपके जो दांत होते हैं साइड में निकले होते हैं, ये आपके कैनाइन दांत होते हैं रदनक। मतलब जैसे आपको गन्ना चूसना होता है तो गन्ने को साइड से आप छीलते हो, है ना, साइड से छीलते जाते हो। तो कहने का मतलब ये जो कैनाइन होता है वो फाड़ देता है उसको, और फाड़ने के बाद आप दांतों से उसे पकड़ते हो, बस निकाल लेते हो, छील लेते हो उसको। तो ये रदनक दांतों का काम होता है। तो ये किसका काम करते हैं? चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं, चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं, चीड़ने फाड़ने का, ये जो है चीड़ने फाड़ने का काम किया करते हैं। इसके बाद अग्रचवर्णक आपके जो है ये दांत जो आप खाते पीते हो उसको पीसने का, चबाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो है चबाने का काम करते हैं। और जो आपके चवर्णक होते हैं ये भी चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। देखिए इससे नीचे दिख रहा है या नहीं, ज़रा देखें, हाँ अभी जगह तो है। तो ये पीसने व चबाने का कार्य करते हैं आपके दांत। इस प्रकार से ये 4 दांत, 4 प्रकार के दांत हुए। अब इन्हीं में देखो दंत फार्मूले की बात आ जाती है। तो अगर हम दंत फार्मूले की भी बात करें तो 2 प्रकार के दंत वहाँ पे आप देखेंगे, एक स्थायी दांत हो जाएंगे और एक अस्थायी दांत होते हैं। मतलब परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ आ जाते हैं। अगर हम लोग परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो वो एडल्ट में पाए जाते हैं, और अगर हम लोग टेम्पररी टीथ की बात करेंगे या जिन्हें मिल्क टीथ आप कहते हो वो बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा, आओ। सीधे सीधे आपको हम लोग दंत फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। अडल्ट में दंतसूत्र, अगर हम लोग वयस्कों में, अडल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वयस्क, वयस्क में दंतसूत्र की बात करें तो भाई इसमें जो है आपका 21 और 23, मतलब आप कहने के लिए जैसे यहाँ पे आई है, सी कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हो गए आपके टीथ। इनमें से आप देखते हो 2, 1, 2, 3, ये आपका फार्मूला हो गया। अच्छा ये फार्मूला कैसे है, अभी हम इसको बताते हैं आपको। देखो इसकी काउंटिंग भी कर सकते हो, 3, 2, 5, 5, 6, 2, 8, सही है।
अगर हम लोग अपने जबड़ों की बात करें, है ना, तो एक अपर जा होता और एक लोअर जा होता है। आपके पास दो जबड़े होते हैं, कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास दो जबड़े हैं, एक तो अपर जा है और एक क्या है, लोअर जा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका अपर जा होता है इसे ऊपरी जबड़ा कहा जाता है। ऊपरी जबड़ा क्या कहेंगे, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। ये जो अपर जा होता है आप देखते हैं ये स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, स्थायी होता है। ये अपर जा आपका कैसा है, स्टेबल है, स्थिर है। और ये जो लोअर जा होता है ये मूवेबल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि बताइए बच्चे निम्न में से कौन सा जा स्थायी होगा, तो आप बता पाओगे अपर जा स्थायी होता है और लोअर जा अस्थायी होता है, ये मूवेबल होता है। ये लोअर जा कैसा होता है, मूवेबल होता है। निचला जबड़ा, निचला, लोअर जा मैं लिख देता हूँ, निचला कैसे लिखेंगे, निचला जबड़ा। तो ये स्थायी नहीं होता है और ये स्थायी होता है। ये कैसा होता है, स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। अब इसी में बात आती है फार्मूले की। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं इसे 4 भागों में आप डिवाइड कर लेते हो। कैसे, ये यहाँ से ऐसे 1 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये 4 पार्ट इसके हो जाते हैं। इन 4 पार्ट्स में आप देखोगे कि भाई यहाँ पर अगर आप से हम बात करें तो इधर जो आपके 2 दांत हो जाएंगे, कैनाइन दांत हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आपके इंसीजर हो जाएंगे, कैनाइन नहीं, 2 टीथ आपके इंसीजर हो जाएंगे। अब देखेंगे 2 टीथ इधर यहाँ पे इंसीजर हो गए, इसके बाद 1 यहाँ पे कैनाइन टीथ हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 1 कैसा हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा। इसके बाद 2 और आपके यहाँ पे प्रीमोलर टीथ हो जाएंगे, 2 आपके प्रीमोलर टीथ हो जाएंगे, 3 आपके मोलर टीथ हो जाते हैं। यहाँ पे आपके 3 कैसे हो जाएंगे, बना देते हैं ऐसे, मोलर टीथ हो जाएंगे। 2 ये हो जाएंगे, कौन से, इंसिजर। 1 ये आपका हो जाएगा कौन सा, कैनाइन। 2 आपके हो जाएंगे यहाँ पे प्रीमोलर, और यहाँ पे 3 जो हैं ये 2 हैं, 3 आपके मोलर हो जाएंगे। तो ये आप देख पाते हो कि ये हाफ साइड में अपर जाके हाफ साइड का ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये किसका लिखा हुआ फार्मूला है, अपर जाके हाफ साइड का। इसी तरह इस हाफ साइड में भी सेम नंबर की प्रेजेंट होगी। अगर इस हाफ को मिला देंगे तो पूरा अपर जा की काउंटिंग आ जाएगी। इसी तरह लोअर जा में भी हाफ साइड में ये आपको दिया गया है, 2 आपके इंसिजर हो गए, 1 आपका कैनाइन हो गया, 2 आपके प्रीमोलर हो गए, 3 आपके मोलर हो गए। इसको भी आप डबल कर दोगे भाई, इधर जैसे मान लीजिए 8 आए और 8 का हम डबल कर दें तो 8 इधर मतलब 16 हो जाएंगे। आपको पता है हमारे जो है एडल्ट में 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है, तो 32 टीथ यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम लोग देखें अब इसे 3 2 5 6 2 8, यहाँ पे इनकी संख्या हुई 8, नीचे भी इनकी संख्या हुई 8। अब आपको पता है अपर हाफ जाके नंबर ऑफ टीथ आपको दिया गया है, ऊपरी आधे जबड़े की दांतों की संख्या दी गई है। तो इसको अगर आधे की दी है तो पूरा करने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी काउंटिंग निकल जाएगी 16 और 16।
अगर ये 16 दोनों को आप ऐड कर दोगे, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? सॉरी, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन 16, और 16 मिलाकर कितना हो गया? 32। तो ये कुल टीथ आपके निकल आएंगे एडल्ट में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रीमोलर दांतों की संख्या एडल्ट मनुष्यों में कितनी होती है, प्रीमोलर दांतों की संख्या एडल्ट मतलब वयस्कों में कितनी होती है, तो देखो 2 2 दूना 4, मतलब 4 ये ऊपर होंगे 4 नीचे, कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 हो जाएगी, इंसिजर दांतों की संख्या भी 8 हो जाएगी, कैनाइन की संख्या 4 हो जाएगी, 6 दूना 12, मोलर दांतों की संख्या 12 हो जाएगी। इस तरह से आपसे अगर एक सिंगल दांतों की संख्या पूछी जाए तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो हमारा जो है बात रहा एडल्ट में दंत सूत्र। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों में दंत सूत्र की संख्या, ठीक है। तो अगर बच्चों में बात करें, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो बच्चों में दंत सूत्र देख लेते हैं। भाई जो मिल्क टीथ होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, टेम्पररी दांतों की संख्या कितनी होती है, या फिर आपसे कह दिया जाता है दुग्ध दांतों की संख्या कितनी होती है, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, तो वो जो है 20 होती है, ठीक है ना। बच्चों में दंत सूत्र, हम किसकी बात करेंगे? बच्चों में दंत सूत्र की बात करेंगे। बच्चों में दंत सूत्र, या फिर इसे ही आप मिल्क टीथ भी कह देते हो। क्या कह देते हो? मिल्क टीथ भी कह लेते हो, दूध के दांत, या फिर टेम्परेरी टीथ भी कह देते हो, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला देखते हैं, कैनाइन, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो ये होता है 1 2 1 0 और 2, 5 5 10 और 20, इस तरह से आपकी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाते हो 2 1 0 2, इस प्रकार से आप यहाँ पे बच्चों में भी दंत सूत्र पता कर लेते हो। कैसे? ये देखो 2 कैनाइन ऊपर आधे साइड में, ठीक, और 2 इंसीजर ऊपर आधे साइड में और 1 कैनाइन आधे साइड में। प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 0। मोलर की संख्या 2 अपर जा में आधे साइड में। इसी तरह नीचे भी आपको दिया गया लोअर जा का इंसीजर टीथ आधे साइड में 2 हो जाएंगे, कैनाइन 1 हो जाएगा, प्रीमोलर 0 हो जाएंगे, मोलर 2 हो जाएंगे। तो बच्चों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो 2 1 3 2 5, कितना हो गया? 5, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 5, और ये हाफ साइड का है तो पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 10/10, मतलब कुल मिलाकर 20। तो अगर आपसे बच्चों में दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 20 हो जाती है, 20 हो जाती है। ये तो आपके रहे दंत सूत्र बच्चों में और एडल्ट में। इसके बाद हम लोग अगर देखो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभार एलिफेंट के दंत सूत्र की संख्या, तो हम लोग उनको भी लिख लेते हैं। 10 33 होती है और 0 33। एलिफेंट में एलिफेंट हाथी,
अगर हाथी में दंत सूत्र की हम लोग बात करें तो कितना होता है 10, 33 और 0, 0, 33 ये हो जाते हैं हाथी में दंत सूत्र। हाथी में भी अपर जा और लोअर जा हो जाएगा। यहाँ पे अपर जा आप देख पा रहे हो, ये है लोअर जा, ये है। तो अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे 3, 3, 6, 1, 7, 7 ऊपर हैं, 7 दूना 14 और इसी 3, 3, 6 गुणे 2 मतलब कि 12। अगर इन्हें हम ऐड कर ले दोनों को तो कितना हो जाएगा 26। तो हाथी में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 26 हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि हाथी के जो बढ़े हुए दांत होते हैं, आपने देखा होगा 2 बड़े बड़े दांत दिखाई दिया करते हैं, है ना। हाथी में जो बढ़े हुए दांत होते हैं वे कौन से दांत होते हैं? जैसे आपसे पूछ लेगा इंसिजर होते हैं, कृंतक होते हैं, या फिर रदनक होते हैं कैनाइन, या फिर प्रीमोलर अग्रचवर्णक, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा मोलर चवर्णक। तो ये आपको 4 ऑप्शन देकर पूछ लेता है, बताएं आप कैनाइन के जो बड़े हुए दांत होते हैं वे कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फार्मूला अगर आपको पता है तो भी आप बता सकते हो कि वो दांत कौन से होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो भाई ये प्रीमोलर और मोलर ये तो पीछे दांत होते हैं, आपको पता है। हमारे आगे दांत कौन से होते हैं? कैनाइन होते हैं और इंसिजर होते हैं ये। ठीक है, कैनाइन भी थोड़ा साइड में आ जाता है और इंसिजर सामने ही होते हैं। अब हाथी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये दिया गया है। भाई कैनाइन तो इंसिजर आपको हाफ अपर जा में एक इधर दिख रहा तो एक इधर दिख रहा। अगर कैनाइन की बात करें, रदनक की बात करें तो क्या कोई भी दांत रदनक का हाथी में उपलब्ध है? नहीं। यहाँ पे कैनाइन की संख्या 0 है। अगर कैनाइन की संख्या 0 है तो हाथी में जो बड़े दांत होते हैं वो कैनाइन नहीं हो सकते। जनरली हमारा दिमाग यही क्या करता है कि शायद वो कैनाइन है ना। तो कैनाइन टीथ नहीं होते हैं। कौन से होते हैं? इंसिजर होते हैं, कृंतक होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कृंतक हुआ करते हैं। देखो यहाँ पे 2 है संख्या, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये 2 संख्या हो गई यहाँ पे। ठीक है, और वही बड़े दांत होते हैं आपके इंसिजर। तो हाथी में बड़े हुए दांत इंसिजर होते हैं। हाथी के बढ़े हुए दांत कृंतक होते हैं। कौन से होते हैं? कृंतक, इंसिजर होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका फार्मूला पूछ लिया जाता है, खरगोश का पूछ लिया जाता है, रैबिट का पूछ लिया जाता है। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। रैबिट का खरगोश ये होता है 20, 33, 10, 23। यहाँ पे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे भी आप संख्या देख सकते हो 3, 3, 6, 2, 8, 8 हो गया और नीचे 2, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया 12। अगर इन्हें ऐड करोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 28। मतलब रैबिट में जो अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ रैबिट में भी आप देख पाओगे कि दांतों की संख्या 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। अगर पूछा जाए कि खरगोश में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो कैनाइन दांत रैबिट में नहीं पाए जा सकते हैं। फार्मूले की मदद से आप तुरंत बता ले जाओगे कि कैनाइन दांत यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अपर में भी 0, लोअर में भी 0, मतलब कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं।
तो ये आपके रैबिट में हो जाएंगे दांत, एलिफेंट में हो जाएंगे। एक आपको और लिखा देते हैं काऊ में, ठीक है। काऊ का मैं बता देता हूँ आपको, जिसको इरेज कर देता हूँ। काऊ, गाय। गाय में आप गाय का दंत सूत्र जो है 00333133 3133, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आपका हो गया दंत सूत्र गाय का, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको संख्या फाइंड आउट करना हो तो आप संख्या भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ज़रा देख लेते हैं। 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9 1 10 10 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हाफ साइड का होता है, इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ता है। तो ये 12 हो गए और ये कितने हो गए, 10 दूना 20, मतलब कुल मिला के ये कितने हो गए, 32। जितने हमारे पास दांत होते हैं उतने इसके पास दांत होते हैं, बशर्ते यहाँ पे अपर जा में इसके न तो कैनाइन होता है और ना इंसीजर होता, दोनों टीथ अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ये तो आपके दांतों की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई आगे का जो भाग है इसोफेगस का, तो हम लोग इसोफेगस की बात करेंगे। बक्कल कैविटी आपका ख़त्म हो जाता है यहीं पे, तो बक्कल कैविटी के आगे हम लोग अब किसकी बात करेंगे, इसोफेगस की बात करेंगे। आइए देखते हैं इसोफेगस, जैसे आप लोग ग्रसनाल के नाम से जानते हो। ये दंत हो गया और दंत सूत्र को आप याद रखिएगा, इसकी मदद से आप बता पाओगे कि कौन सा दांत किस में एब्सेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, किसकी नंबर कितनी होती है, ये भी आप बता पाओगे। इंसिजर कितने होंगे, प्रीमोलर कितने होंगे, कैनाइन कितने होंगे, मोलर कितने होंगे, कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इसोफेगस की। भाई आपसे जैसे मैंने बात किया था एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने सबसे पहले आपको बताया था बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी की बात किया था। इस बक्कल कैविटी में मैंने बताया आपको 3 चीज़ें, क्या क्या बता दिया था भाई, बक्कल कैविटी में हमने क्या बताया था आपको, टीथ बताया था, लिप्स बताया था, टंग बताया था, ये तीनों पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब इसोफेगस की बात आती है, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं इसोफेगस के लिए, ठीक है, ग्रास नली के लिए। आइए इसोफेगस, देखिए इसोफेगस जिसे हम लोग ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ये ग्रास नली क्या होती है। देखो ग्रास नली आप देखते हो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी के आगे एक पाइप होता है जिसे फूड पाइप भी आप कहते हो, ऐसे फूड पाइप होता है। और ये फूड पाइप करता क्या है, ये हमारा बक्कल कैविटी होता है, ये बक्कल कैविटी होता है, ये इसोफेगस है, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का इसोफेगस है। ये इसोफेगस करता क्या है, इस बक्कल कैविटी को इस स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है, इस इसोफेगस को बक्कल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसोफेगस की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसे फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, इसे फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, इसे फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, पेरिस्टालसिस। कौन सी, पेरिस्टालसिस। इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, कौन सी, पेरिस्टालसिस।
पेरिस्टालसिस प्रोसेस। पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती है, मतलब इसे कहा जाता है क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस मोशन, पेरिस्टालसिस मोशन होती है क्रमाकुंचन गति। इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। कौन सी गति? आपसे पूछा जाता है क्रमाकुंचन की गति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताते हो ग्रास नली में पाई जाती है। कहाँ पे? इसोफेगस में पाई जाती है। ये क्रमाकुंचन गति होती क्या है? देखो, ये जैसे हमारा फूड पाइप है, ठीक है ना। फूड पाइप कुछ ऐसे होता है, ये आपका डिओडिनम हो जाता है नीचे का भाग, ठीक है। तो ये आपकी फूड पाइप है, ये आपकी क्या है? ग्रास नली है, यही आपकी ग्रास नली है। यहाँ पे होता क्या है, हम लोग भोजन को मुंह में चबाते हैं और चबाने के बाद वो एक लुगदी फॉर्म में आ जाता है ना। तो ये जो होता है फूड यहाँ पे ऐसे आएगा, आने के बाद फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम भोजन को चबाए और चबाने के बाद निगलते हैं, तो ये जो पाइप होता है, इस पाइप में जैसे ही फूड आता है तो ये फूड में ऊपरी ये जो भाग है, यहाँ से इसमें प्रेशर लगता है। क्या लगता है? प्रेशर लगता है, मतलब ये सिकुड़ता है तो यहाँ प्रेशर लगता है, और जैसे ही प्रेशर लगता है तो ये आगे खिसक जाता है। क्या करता है? आगे खिसकता है, ठीक है। तो ये जो इसके खिसकने की ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग पेरिस्टालसिस के नाम से जानते हैं या फिर क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी हो जाती है क्रमाकुंचन गति, ठीक है। इसोफेगस काम क्या? अब देखो इसोफेगस का काम क्या है दूसरा, ये जो है मुख गुहा को स्टमक से जोड़ने का काम करता है ना। इट कनेक्ट्स बक्कल कैविटी टू स्टमक, आमाशय, ठीक है। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। ये आपकी बात हो जाती है इसोफेगस की। इसोफेगस के बाद हम लोग आ जाते हैं स्टमक पर। हम लोग स्टमक की बात करते हैं। आइए देखते हैं स्टमक की बात जरा। चलो इसको इरेज करते हैं भाई। चलिए हम लोग इसोफेगस फिनिश कर चुके हैं। आगे हमारा जो पार्ट है स्टमक का है, तो हम लोग स्टमक की बात करेंगे। स्टमक जिसे आप आमाशय के नाम से जानते हैं, आमाशय, या फिर इसे आप अपनी भाषा में पेट कहा करते हैं, है ना। हाँ, देखो अगर इसके आकार की हम लोग बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, तो इसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है। कैसा होता है? जे शेप होता है, जे आकार का होता है। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ की अगर बात करें, जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की होती है। ये हमारा जो आमाशय होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं इसके। हम लोग आइए एक फिगर के माध्यम से इसे देखते हैं ज़रा। इधर बना लेते हैं।
ये ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आपका डिओडिनम का भाग हो जाता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। ये ग्रहणी का भाग हो जाता है। ये ग्रहणी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है डिओडिनम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 भाग होते हैं, तो उन्हीं में से एक ऊपरी भाग ग्रहणी डिओडिनम होता है। इसके बाद ये आपको पता ही है, ये कौन सी है, इसोफेगस है, मतलब ये आपकी ग्रास नली है ना, ये आप जान ही चुके हैं, ग्रास नली है। और ये आपका जो है स्टमक है, ये क्या है, ये आपका स्टमक है। चलिए इधर लिख देता हूँ, आमाशय, ये आमाशय है। इस आमाशय का जो ये ऊपरी पार्ट होता है, कौन सा, ऊपरी भाग, तो ये अपर जो पार्ट होता है, ऊपरी भाग, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग, इधर दिखेगा नहीं आपको, इधर लिख देता हूँ, ये जो आपका होता है फंडस का होता है। कौन सा भाग होता है, सॉरी, कार्डिया होता है। ये ऊपरी पार्ट जो होता है कार्डिया होता है, और मिडिल भाग जो होता है मध्य का, वो आपका फंडस हो जाता है, और नीचे का जो भाग होता है वो आपका पाइलोरिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल पार्ट होता है ये कौन सा होता है, ये आपका फंडस होता है, और ये जो नीचे का भाग होता है, ये लोअर पार्ट, ये वाला, ये आपका होता है पाइलोरिक, सॉरी, पाइलोरिक। तो ये पाइलोरिक हो जाता है। इस तरह से आमाशय आपका 3 भागों में बटा होता है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक। चलिए देखते हैं, आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग हैं, ज़रा आइए देखते हैं। कार्डिया, कार्डिया, फंडस, फंडस ही बोला जाएगा, पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। ये हो गए आपके 3 पार्ट, फंडस। 3 भाग हो जाते हैं। जो ये कार्डिया होता है, ये अपर पार्ट है आमाशय का। कार्डिया इज अपर पार्ट ऑफ स्टमक, है ना। कार्डिया क्या है, आमाशय का ऊपरी भाग है। यह आमाशय का, आमाशय का ऊपरी भाग है। क्या है, ऊपरी भाग है। इट इज अपर पार्ट ऑफ स्टमक। एंड फंडस, फंडस क्या है, फंडस इज अ मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। ये मिडिल पार्ट होता है। फंडस आमाशय का मध्य भाग है। फंडस आमाशय का मध्य भाग है। इसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक इज अ लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। ये जो आपका स्टमक है, इस स्टमक का ये लोअर पार्ट है। कौन सा भाग है, लोअर पार्ट होता है। कौन सा भाग, ये जो है ये लोअर पार्ट। ये नीचे वाला भाग आपका फंडस होता है, ओ सॉरी पाइलोरिक होता है। यह आमाशय का निचला भाग है। ये आमाशय का निचला भाग है। अच्छा, ये जो आमाशय का निचला भाग है, इसी में ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स से क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो है गैस्ट्रिक जूस का डिस्क्रिप्शन थोड़ा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
तो बेटा देखो, इसमें आपने देखा 3 पार्ट में हमारा स्टमक डिवाइड है ना। जो आपका पाइलोरिक पार्ट होता है, हमने ये बताया पाइलोरिक पार्ट है ना, आमाशय का जो ये नीचे वाला भाग होता है ये पाइलोरिक पार्ट होता है ना। तो इस पाइलोरिक पार्ट में ही आपकी सेल्स पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक, ठीक है, वो सेल्स पाई जाती हैं और यहाँ से आपके एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट से आपका एंजाइम स्रावित होते हैं, या फिर ये कहिएगा इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए ग्लैंड्स जो आपकी पाइलोरिक पार्ट है इसमें आपकी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएंगी, उनसे आपके एंजाइम निकलेंगे, जठर ग्रंथियाँ जिन्हें आप कहते हो, क्या कहते हो, जठर ग्रंथियाँ कहते हो, ठीक है। चलो 1-2 लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। आमाशय के पाइलोरिक भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन्हें आप जठर ग्रंथियाँ कहते हो, क्या कहते हो, जठर ग्रंथियाँ, पाइलोरिक आमाशय के पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, ये जठर रस स्रावित होता है। आमाशय में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सेंटिक सेल्स हो गई आपकी, जाइमोजिन सेल्स हो गई, म्यूकस सेल्स हो गई। तो ये जो ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं आपकी, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में से HCl का प्रोडक्शन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, और आपकी जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं, उन म्यूकस सेल्स में से म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है, और जाइमोजिन सेल्स। तो यहाँ पे 3 प्रकार की आपकी सेल्स पाई जाती हैं, आपको मैं लिख देता हूँ। आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स, और आपकी जो हो गई जाइमोजिन सेल्स, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो भाई जो आपका ये ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं, इससे HCl स्रावित होता है, क्या स्रावित होगा, HCl, जिसे आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और म्यूकस से आपका म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस स्रावित होता है। अच्छा, इनके काम हैं भाई, इनके फंक्शन हैं क्या, जैसे हाइड्रोक्लोरिक होगा अम्ल तो इसके अलग फंक्शन हो जाते हैं, आपका म्यूकस होता है, म्यूकस के अलग फंक्शन हो जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे म्यूकस की, सबसे पहले म्यूकस यहाँ पे काम करता है, क्योंकि ये HCl जो होता है आपका इतना हार्ड होता है कि अगर आपके स्किन में पड़ जाए तो स्किन जलाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना। इस वजह से इतना एसिडिक होता है कि ये हमारे अंदर नुकसान भी कर सकता है स्टमक को, है ना। इसी वजह से ये म्यूकस क्या करता है, इससे सुरक्षा करता है। म्यूकस क्या करता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके बाहर, उसके अंदर एक लेयर बना लेता है,
उसके अंदर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? लेयर फॉर्म कर लेता है। तो इसका काम मैं आगे कल डिस्कस करूँगा, बाकी ओरल अभी बता देता हूँ। तो एक लेयर बना लेता है। लेयर बनाने के बाद इसके बाद काम आता है हाइड्रोक्लोरिक का। तो ये अपना वर्क करने लग जाता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा? पहली बात तो ये भोजन के माध्यम को चेंज करेगा, है ना। जैसे हमारा बेसिक होता है, क्षारीय भोजन होता है, तो उसे एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है, अम्लीय बना देता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, मतलब बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। इतना ये जो है काम करेगा। और दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा? जैसे भोजन है आपका सड़ जाता है तो उसको सड़ने से बचाएगा, ठीक है, उसको सड़ने से प्रिजर्व करेगा, सुरक्षित करेगा। इसके बाद ये इतना एसिडिक है कि जो छोटे मोटे कंकड़ आ जाते हैं उनको भी ये गला देता है। तो ये आपके HCl के काम हो जाएंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल हम अपलोड करेंगे, आगे की क्लास कल अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।